हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो इस समय थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, क्योंकि इस समय वायरल फीवर वगैरह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डेंगू का समय आ गया है। बारिश होता है तो डेंगू का समय आ जाता है। तो इस समय आप थोड़ा सा बच के रहेंगे, मच्छरदानी लगा के रहेंगे, फुल स्लीप शर्ट पहन के रखेंगे, जिससे कि मच्छर आपको ना काट पाए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ 22 जुलाई। ठीक है, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और आज है 22 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उनको हम देखेंगे, और जो भी लोकेशन महत्वपूर्ण होगा उसको भी मैं बताऊंगा, उससे रिलेटेड चीज़ें भी बताऊंगा आपको। ओके, तो चलिए मैं आपके साथ शुरू करते हैं। सी एस के सी एम क्लासेस में आपका स्वागत है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, प्रश्न देखने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट खबर आपको देना चाहूँगा। ये कल परसों की न्यूज़ है कि अभी आप देखेंगे, ये हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, आपको पता ही है जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है, आपको ये पता होगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि जो वाइस चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, मतलब जो उप सभापति कह सकते हैं, जो राज्यसभा का होता है, उसका एक पैनल होता है। पैनल कौन सा पैनल होता है? पैनल का काम होता है कि अगर उपाध्यक्ष नहीं है, यानी कि उप सभापति नहीं है, सभापति नहीं है, तो कभी कभी ये लोग अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, अगर राज्यसभा के सभापति नहीं, मान लीजिए जगदीप धनखड़ जी नहीं है, तो जो उप सभापति होगा वो सभापति बन के अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का। अगर मान लीजिए उप सभापति भी नहीं है, ठीक है, और सभापति भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो पैनल से किसी एक को चुना जाता है जो उस दिन उस कार्यवाही को, मीटिंग को अटेंड करता है सब। ठीक है, तो पैनल समझ में आ गया आपको। तो इन्होंने अनाउंस किया कि जो पैनल बनेगा, अब जो पैनल बनने लगा वो एक ऐतिहासिक फैसला है। ये ध्यान दीजिएगा, जो पैनल अब बनेगा उसमें कम से कम 50% पैनल में महिलाएं होंगी। ठीक है, 50% महिलाएं होंगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समानता लाने के लिए, महिला पुरुष समान है ऐसा कहने के लिए, हर जगह उनको अधिकार देने के लिए महिलाओं को ऐसा किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, ये बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तो 4 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। कौन कौन है? एक है श्रीमती सुलाता देव नाम है इनका। ठीक है, एक है फैंगनोन कोन्याक नाम है, और एक है पीटी उषा जी, और एक है फौजिया खान जी। ठीक है, तो इन लोगों का नाम याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये पूछा जा रहा है कहाँ पे प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, यानी कि जिसे पैक्स कहा जाता है। मैं इस क्वेश्चन में जब भी कुछ बताऊंगा तो पैक्स ही शब्द बोलूँगा, तो आप समझ जाइएगा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात हो रही है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ पे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, जन सेवा केंद्र कह सकते हैं इसको, कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया है। सिंपल है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि अब जो पैक्स हैं उनके द्वारा अब सीएससी की सेवाएं दी जाएंगी। जो आपको जन सेवा केंद्र जो सेवा दे रहा था, अब वही सेवा अब पैक्स भी देगा आपको। ठीक है, तो पैक्स का मतलब आप समझ जाइएगा कि मैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बात कर रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस महासंगठन का आयोजन किया गया है। ओके, आइए यहाँ पे मैं आपको पैक्स को समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये होते क्या हैं। देखिए, पैक्स जो है ना, पहली अगर बताया जाए कि पैक्स समिति पहली कब आई थी, तो 1904 में। ठीक है, 1904 में पहली पैक्स समिति की स्थापना की गई थी। उसके बाद अभी तक दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है जो आरबीआई ने दिया, और कहा कि अभी तक भारत में 1 लाख से ज़्यादा पैक्स हैं, यानी कृषि ऋण समितियां हैं 1 लाख से ज़्यादा। और ये कृषि ऋण समितियां कैसी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कृषकों को ऋण देती हैं, फार्मर्स को ऋण देती हैं, यानी कि ये छोटे लेवल पर होती हैं। देखिए, एक ये स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर है। पहले स्टेट लेवल पे एक कृषि ऋण समिति होती है, उसके बाद ये बटी होती है, एक अर्बन यानी शहर की तरफ जाती है, और एक जाती है गाँव की तरफ। ठीक है, तो मैं गाँव की तरफ चलता हूँ। गाँव की तरफ जाएंगे तो एक जो समिति मिलेगी आपको जिला स्तर पे, ठीक है, वो आपको शॉर्ट टर्म के यानी कि कम समय के लिए लोन देगी, और एक मिलेगी जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगी। तो लॉन्ग टर्म वाला छोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म वाला यानी कम समय वाले की तरफ आइए। यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कई तरह के यहाँ पे बैंक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें होता है एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम, जिसे हम पैक्स कहते हैं।
इनकी रूट जो है ना, ये आपको ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई नज़र आएंगी। कहने का मतलब बहुत ही गांव के लेवल पे, ये ग्राम सभा के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे ये लोग काम करते हैं। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इनके माध्यम से भी, जो जन सेवा केंद्र से हम लोगों को स्कीम के बारे में बताते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, उससे जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम पैक्स से भी वही काम करवाएं। तो यही इसीलिए महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। ये देखिए, नई दिल्ली में महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया था कि अब पैक्स भी सर्विस जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनकी तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इस बात को यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चले। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? अब देखिए, हर जगह महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, लोगों को सशक्त करने की बात की जा रही है। जब लोग सशक्त होंगे, और साथ ही में देखिए, भारत जो है, कहा जाता है कि भारत के लोगों से मिलकर बना है, और लोगों में तो महिलाएं भी आती हैं। अगर महिलाओं को आप जब सशक्त करेंगे तभी तो भारत डेवलप करेगा, ठीक है। तो भारत को जब डेवलप करना है तो महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किस राज्य सरकार की बात हो रही है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू कर रहा है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये अपना सुंदर भारत, और यहाँ दिखेगा आपको हिमाचल प्रदेश। इधर देखिए, हिमाचल प्रदेश है, जिसकी बाउंड्री इधर लद्दाख से नॉर्थ में दिखेगी, इधर उत्तराखंड से, और इधर चीन से, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, फोर्स में भेजिए, यानी सेना में भेजिए, ठीक है। तमाम तरह के, अगर गृहिणी है तो उनको और कुछ स्किल दीजिए जिससे कि वो पार्ट टाइम काम करके, अलग से काम करके घर का खर्चा चला सके, ठीक है। एयरफोर्स ज्वाइन कराइए, नेवी ज्वाइन कराइए, बहुत सारे राजनेता बनाइए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो महिलाओं को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है, उनको लोन दे रही है। लोन देखिए, लोन तो वैसे नॉर्मली भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें क्या कर रही है कि लोन में जो कोलेटरल बॉन्ड रखा जाता है कि आपको कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आपके अपने घर के कागज रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेंगे। तो इस तरह से कह रही है हिमाचल प्रदेश सरकार कि हम आपको 1 लाख से ज़्यादा तक लोन, 1 लाख तक के लोन ऐसे दे देंगे। आप बस नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका आधार कार्ड ये सब लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरह से वो 8% की दर से लोग क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कराने वाले हैं। खासकर महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि महिलाएं एम्पावर हो सकें, सशक्त हो सकें, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। ये देखिए, जो वहाँ पे सीएम है वहाँ के, सुक्खू, जिसे हम कहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की बात आ रही, तो हिमाचल प्रदेश संबंधित कुछ न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में, ठीक है, भारत का ऐसा पहला राज्य बना है, भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो क्या कर रहा है, अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज होती हैं, यानी कि आप देखते हैं जो लवारिस लाश होती हैं, उनको ऐसे मतलब फेक फेक क्या दिया, ऐसे जला दिया जाता है, ठीक है। फिर उनकी पहचान नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए किसी का कोई बिछड़ गया है व्यक्ति, अब क्या पता है कि वो मर गया, क्या हुआ, तो अगर ऐसी कोई बॉडी मिल रही है, अनआइडेंटिफाई है, लवारिस लाश मिल रही है, तो उसका डीएनए निकाल के स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ढूंढते हुए उस व्यक्ति को आता है तो उसके डीएनए से उसको मैच कराया जाएगा, अगर मैच हो गया तो उसकी बॉडी उसको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बना है। और मैं बात करूँ सिंकुला या सिंगोला दर्रे की, तो भी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है उसको। और ये जो सिंकुला और सिंगुला दर्रा है, ये आपको हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो हिमाचल प्रदेश सरकार अभी कह रही कि मैं 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाऊंगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि वो 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। और अभी हाल ही में भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एमयू मतलब हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को लोन दिया जाएगा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 130 बिलियन डॉलर का, बिलियन नहीं सॉरी, 130 मिलियन डॉलर का दिया जाएगा। आगे चले। तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा चाय है, ठीक है, उसे अभी हाल ही में यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है। आगे चले। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस परेड पर, वायुसेना दिवस जो परेड होगा 8 अक्टूबर को, ठीक है, अभी तो होना नहीं है, अभी जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त बीतेगा, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। लेकिन इससे संबंधित कुछ न्यूज आई है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वायुसेना दिवस परेड पर फ्लाई पास्ट का जो पिछला आयोजन किया गया था वो आपको पता है कि चंडीगढ़ के सुखना झील में हुआ था। नहीं पता है तो यहाँ पता चल जाएगा, चंडीगढ़ के सुखना झील के आसपास किया गया था। इस बार इस जो फ्लाई पास्ट है, ठीक है, अभी जो पैदल सेना जाती है उसे मार्च पास्ट कहते हैं, और जो उड़ के ये लोग प्रदर्शन करते हैं उसे फ्लाई पास्ट कहते हैं। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है प्रयागराज।
प्रयागराज में आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद प्रयागराज के बाद ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपना सुंदर भारत है। और यहाँ देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ पे दिखेगा प्रयागराज, और इसके साउथ में चले आएंगे तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ दिखेगा आपको भोपाल, ठीक है। तो इन दोनों पे इन दोनों जगह पे ये ये फ्लाई पास्ट किया जाएगा वायुसेना द्वारा। वायुसेना से संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज आप देख लीजिए। ये देखिए, ये इसका आर्टिकल है जिसका जो मैं अभी बताया हूँ। अभी हाल ही में मंगोलिया और भारत के बीच क्या हुआ है, जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और रणविजय नामक एक्सरसाइज अभी इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में रणविजय नाम की एक्सरसाइज, प्रलय नाम की एक्सरसाइज, आकाश पूर्वी आकाश नाम की एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में किया है। और इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज का आयोजन किया जिसका नाम था तरंग शक्ति। तरंग शक्ति में भारत के साथ साथ कई देश के और एयरफोर्स इसमें शामिल होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के, ठीक है, जापान के, इस तरह के एयरफोर्स उसमें शामिल होने वाले हैं। अभी हाल ही में यूएस और भारत के बीच कोप इंडिया एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है। आगे चलें तो अभी आप देखेंगे हेरिटेज सेंटर, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर अभी हाल ही में चंडीगढ़ में खुला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो अभी इन्होंने एक वायु लिंक स्टार्ट किया है। वायु लिंक क्या, अभी जब खराब मौसम होता है, ठीक है, खराब मौसम होता है तो जो पायलट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो जब जहाज़ उड़ाते हैं तो उसका कनेक्शन जो है, जो बेस होता है, स्टेशन होता है एयरफोर्स का, उससे कट जाता है कभी कभी, तो उनकी जो जहाज़ है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो इस तरह से उनका कनेक्शन डेटा यहाँ से स्टेशन से कटे ना, इसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, IRNSS जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम कहा जाता है और शॉर्ट में उसे नाविक भी कहते हैं, उससे उसके द्वारा लिंक कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। इस तरह से अगर कभी मौसम ख़राब होगा और पायलट उड़ान भरा है तो उस तरह से इसको नाविक के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षित लैंडिंग कर सके, ठीक है। तो वायु लिंक को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर अब और कुछ बात कर लें यहाँ पे, तो जो कैप्टन शालिजा धामी हैं वो इंडियन एयरफोर्स की पहली ऐसी महिला अफसर बनी जो कॉम्बैट यूनिट में शामिल हुई हैं। और ये जो कमांडर दीपिका मिश्रा हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की पहली ऐसी महिला अफसर बनी हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और सिन्यू मैत्री जो एक्सरसाइज होती है वो जापान और भारत के बीच में होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। और जो इंडियन राफेल है वो नाटो, ठीक है, नाटो जो एक्सरसाइज फ्रांस में होने वाली थी वहाँ पे शामिल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इतना प्रश्न आपको पता चला, काफ़ी लंबा बता दिया यहाँ पे। तो इसका सही जवाब यहाँ पे देखेंगे तो भोपाल और प्रयागराज में फ्लाई पास्ट होगा वायुसेना दिवस पे 8 अक्टूबर को, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्ची हैं, ये भारतीय मूल की हैं लेकिन ये अभी ब्रिटेन में रहती हैं। तो ये 7 साल की अभी हैं, ठीक है। इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया और इनका नाम है मोक्ष राय, ठीक है, इनका नाम है मोक्ष राय। और इनको क्यों ये सम्मान दिया गया, क्योंकि इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर बहुत ही अवेयरनेस फैलाया है, ठीक है, जागरूकता फैलाया है लोगों को लेकर कि माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदायक होता है। माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदायक कैसे होता है, देखिए इसकी साइज पहले आप ध्यान दीजिए। इसकी जो साइज होती है ना वो 5 जो माइक्रोन होता है उससे भी कम होता है, 5 माइक्रोन से, सॉरी 1 मिनट, सॉरी एम मतलब 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर से भी इसकी साइज़ कम होती है, बहुत ही छोटा साइज होता है, कह सकते हैं 0.20 इंच का होता है। अब सोचिए कितना छोटे होते हैं माइक्रोन में, ठीक है। और कैसे आपके इन्वायरमेंट में पहुँचते हैं, ये देखिए, आप जो प्लास्टिक यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी जो कपड़े यूज करते हैं तो उनमें छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो लेवल पे ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे मान लीजिए आपका जो कपड़ा बना है वो कैसे बना है, बहुत ही छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उससे बने होते हैं। और वो जब धुलते समय आपका जब रगड़ रगड़ धुलते हैं कपड़ा या ब्रश करते हैं तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, वो नाले के माध्यम से होते होते निकल जाते हैं नदी में। नदी के बाद वो जाके, यहाँ देखिए छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये जाके मछली इनको खाती हैं, शैवाल जो होते हैं, और वहाँ पे जो बाकी के जंतु होते हैं छोटे छोटे वो खाते हैं तो प्रदूषित होते हैं और खा के वो लोग मर भी जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है वो चौपट होता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। तो ये बच्ची 7 साल की हैं, ठीक है, और ये अवेयर कर रही हैं लोगों को कि माइक्रो प्लास्टिक का यूज आप कम करिए, ठीक है, आप हमारी पृथ्वी को बचाइए, अपने पृथ्वी को बचाइए। तो इस तरह से इनको तो ये अवार्ड मिलना अच्छी बात है। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ब्रिटेन का ये अवार्ड है, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। और ब्रिटेन ये पुरस्कार देता क्यों है, क्यों देता है, क्योंकि जो
ब्रिटेन इसलिए पुरस्कार देता है कि जो लोग समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज को दिशा दिखाने के लिए कुछ करते हैं या ब्रिटेन के लिए कुछ करते हैं, तो उनको ये सम्मान ब्रिटेन देता है। ठीक है, तो इनको मिला है मोक्ष राय को। और अभी हाल ही में यही अवार्ड, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, राजेश सिंह धट्ट को भी मिला है। राजेश सिंह धट्ट को, ये हैं राजेश सिंह धट्ट, इनको भी ये अवार्ड मिला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये एक सिख आर्मी रेजिमेंट से संबंधित थे। आगे चलें, तो ये देखिए, अगर ब्रिटेन की बात आ रही तो मैं लोकेशन दिखा दूँ। अपना सुंदर भारत है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, यूरोप है, यहाँ दिखेगा ब्रिटेन आपको। ठीक है, ये जूम कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए। अगर देखिए आप इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को एक साथ मिला दें, तीनों को, इंग्लैंड को, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर ग्रेट ब्रिटेन में आप नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और अगर यूनाइटेड किंगडम में आप आयरलैंड को जोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी, तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जो ऑप्शन में थे, जैसे कि प्रिया AS जो करके ऑप्शन में थी, इनको अभी हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया चिल्ड्रेन लिटरेचर के लिए। और जो शेखर कपूर ऑप्शन में थे, इनके अभी इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी, इसके लिए ब्रिटेन में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। और जो लालियानजुअला छांगते करके हैं, इनको अभी हाल ही में भारत का, ठीक है, भारत के जो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया था, लालियानजुअला छांगते को। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, किस देश के राष्ट्रपति अभी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हैं और इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे, ये हैं रानिल विक्रमसिंघे, और ये आए हैं भारत की यात्रा पे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आए हैं, तो श्रीलंका की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है, इसके साउथ में यहाँ दिखेगा श्रीलंका, जिसको हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा और ये श्रीलंका, इसके बीच आपको दिखेगा पाक स्ट्रेट इधर है। ठीक है, पाक जल संधि जिसे कहते हैं, और इधर दिखेगा गल्फ ऑफ मन्नार, और ये एडम्स ब्रिज। ओके, और यहाँ पे दिखेगा आपको कोलंबो, और यहाँ दिखेगा त्रिंकोमाली बंदरगाह। तो ये आप लोकेशन याद रखेंगे कुछ श्रीलंका में। आगे चलें, श्रीलंका संबंधित एक और न्यूज़ यहाँ बता देते हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल, जिसे हम MV एम्प्रेस कहते हैं, याद रखेंगे नाम, MV एम्प्रेस। ठीक है, इसे अभी हरी झंडी दिखाया गया। कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये चेन्नई से श्रीलंका जाएगा। चेन्नई से कहाँ जाएगा? श्रीलंका जाएगा। ठीक है, MV एम्प्रेस। आगे चलिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का, यानी कि RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात की जा रही है। RPF का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो ये हैं डायरेक्टर जनरल, और इनका नाम है मनोज यादव को अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। तो बाकी जो ऑप्शन में उनको भी देख लेते हैं। अभी राकेश पाल को मैं कल बताया था आपको कि राकेश पाल 25 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। और शेख तलाल की बात करें तो ये जो ओलंपिक काउंसिल है, एशिया की जो ओलंपिक काउंसिल है, उसके अभी हाल ही में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल। और ये सिंधु रेड्डी जी हैं। सिंधु रेड्डी की बात करें तो अभी आपको पता है 14 जुलाई की जो बेस्टिल डे परेड हुआ था फ्रांस में, वहाँ पे इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था, ये गाइड किया था वहाँ पे। ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है अंशुमन झिंगरन नाम है इनका, और इन्होंने अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है, और ये सबसे कम उम्र के हैं, 18 साल के हैं जो ऐसा कर पाए हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नॉर्थ चैनल की बात हो रही है तो उसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले देख लीजिए। ये अपना सुंदर भारत है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे फिर से तो ये यूरोप है, यहाँ पे दिखेगा आपको इंग्लैंड। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए नॉर्थ चैनल है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये फ्रांस नीचे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे है जो डोवर जल संधि है वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, आप अगर इधर आएंगे तो ये है ब्रिस्टल चैनल, और इधर और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये आयरिश सी दिखेगा, और इधर जाएंगे तो ये दिखेगा आपको नॉर्थ चैनल। ठीक है, ये नॉर्थ चैनल है जो नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसके बीच दिखेगा आपको नॉर्थ चैनल। ओके, चैनल होता क्या है? चैनल जो होता है ना, वो एक नैरो पासवे होता है। कहने का मतलब बहुत ही पतला ये रास्ता होता है जो
बड़े जल राशियों को, ये देखिए इधर नॉर्थ अटलांटिक सी है, इधर भी सागर का हिस्सा है, तो ये बड़े राशियों को क्या करता है, जल राशियों को ये चैनल जोड़ते हैं, ठीक है। और चैनल जो होते हैं वो पतले होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। भारत में भी ऐसे चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको जूम कर लीजिए, यहाँ पे जूम कर लीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या कह सकते हैं अंडमान को निकोबार से जोड़ता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक नैरो पासवे है, ओके। तो इस तरह से जो नैरो पासवे होते हैं जो दो बड़ी जलराशियों को जोड़ते हैं, उन्हें हम चैनल कहते हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो अभी एक और रैंकिंग आई थी, तो उसमें 100 स्थान पे था भारत, 100वें स्थान पे था। लेकिन अभी फिर से कल परसों में एक रैंकिंग आई है फीफा की, जिसमें भारत को 99 पोजीशन दिया गया, यानी कि 100 जो लिस्ट होती है 100 लोगों की लिस्ट में भारत 99वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में होती है, ओके। वो भी कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना होती है, लेकिन हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है। और गियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, यानी अध्यक्ष हैं फीफा के, ओके। आगे चलें, बस आज के करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद एंड जय हिंद।